अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक सो कि ये 67 है। ये लेक्चर नंबर 67 इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर आज हमने ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर का नाम भी देते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। क्योंकि इसके अंदर आपको जो ट्रिगरिंग पल्स होती है उस ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर जो है उसका नाम भी देते हैं। आप देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। तो द नेम ए स्टेबल जो है, द नेम ए स्टेबल यानी कि जो इसका नाम ए स्टेबल रखा शोज दैट ट्रांजिस्टर्स Q1, इसमें जो ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 हैं एंड Q2 आर अनस्टेबल। जो ट्रांजिस्टर्स Q1 और Q2 हैं वो अनस्टेबल हैं। दैट इज़ एट सम इंस्टेंट यानी कि किसी इंस्टेंट के ऊपर Q1 इज़ ऑन, Q1 जो है वो ऑन है। एट द अदर इंस्टेंट Q1 विल बी ऑफ एंड on the other instant Q1 will be off। तो किसी दूसरे इंस्टेंट के ऊपर Q1 जो है वो ऑफ होगा। दिस सर्किट इज ड्राइव फ्रॉम बाई स्टेबल। इस सर्किट को आप बाई स्टेबल से ही ड्राइव करते हैं। दिस circuit is derived from the bistable। ठीक है, जो बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है उसी के सर्किट से इसको ड्राइव किया जाता है बाय रिप्लेसिंग फीडबैक resistors with capacitors। जो फीडबैक रेजिस्टर्स हैं उनको कैपेसिटर्स से रिप्लेस जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बाईस्टेबल के अंदर रेजिस्टर्स लगी होती हैं। तो यहाँ पर हम रेजिस्टर्स की जगह कैपेसिटर्स जो हैं वो सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये फ़र्क है इसमें बाईस्टेबल में। बेसिकली बाकी इसका सर्किट जो है वो बाईस्टेबल वाला ही होता है। अब इस सर्किट को किसी ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत नहीं होती। दिस सर्किट needs no triggering pulse। ठीक है जी, इस सर्किट को किसी ट्रिगरिंग
पल्स की ज़रूरत नहीं होती। Q1 जो है वो चार्ज होता है इट स्टेट बाय इटसेल्फ। Q1 charges its state by itself। तो Q1 जो है वो अपनी स्टेट को खुद ही चार्ज कर लेता है, उसको ज़रूरत नहीं होती है ट्रिगरिंग पल्स की, यानी कि ट्रिगरिंग पल्स के बगैर ही वो अपने आप को चार्ज कर लेता है। इट डजंट नीड द ट्रिगरिंग पल्स। अब हम जो है इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। फिर सर्किट डायग्राम बनाने के बाद इसका जो ऑपरेशन है उसको स्टडी करके देखेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो सर्किट डायग्राम जो है वो देखें आप। सर्किट डायग्राम बनाते हैं और फिर सर्किट डायग्राम के बाद जो है वो हम इसका ऑपरेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। तो सर्किट डायग्राम में उसी तरह आपके पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है जी। एक ये ट्रांजिस्टर है जिसको आप कह दें एक NPN ट्रांजिस्टर है, NPN, और इसको आप कह दें ये Q1 ट्रांजिस्टर है और इसका एमिटर जो है ये ग्राउंडेड है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर ये कोई पॉइंट A है और इस जगह पर एक रेजिस्टेंस RL1 लगी हुई है, ठीक है। इसको इस तरफ आगे ले जाएं तो इसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 लगी हुई है। ये इसकी जो बेस है यहाँ पर इस जगह पर एक और रेजिस्टेंस R2 लगी हुई है और ये जो बेस है इसकी ये इस R2 के साथ कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर Q1 की। उसके बाद यहाँ पर इधर एक और रेजिस्टेंस RL2 लगी हुई है। ये यहाँ पर कोई पॉइंट B है और इधर फिर दूसरा ट्रांजिस्टर है। और ये ट्रांजिस्टर भी यहाँ से ग्राउंडेड है, ठीक है जी। तो ये जो ट्रांजिस्टर की बेस है ये वाली, ये बेस इसके साथ कनेक्टेड है Q2, ये भी NPN है, NPN। इसकी बेस के साथ ये रेजिस्टेंस R1 जो है वो कनेक्टेड है। R2 जो है वो कनेक्टेड है Q1 की बेस के साथ और R1 जो है वो कनेक्टेड है Q2 की बेस के साथ। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट A है, इसको हम ज़रा इधर लेते आते हैं। इस पॉइंट A के साथ ये कैपेसिटर C1 लगा हुआ है और इस पॉइंट B को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये पॉइंट B जो है इसके साथ ये कैपेसिटर C2 लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिक
इसको कहते हैं, ये फिगर 1A है, ये बेसिक ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। ठीक है जी, इसको आप फिगर 1A का नाम जो है वो दे दें। तो ये जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर C1 C2 लगे हुए हैं। एक पॉइंट ए के साथ लगा हुआ है, एक पॉइंट बी के साथ लगा हुआ है। दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 और दो दूसरी रेजिस्टेंसेज हैं RL1 और RL2। अब इसके बाद अगर इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसको बनाया जाए, तो ये देखें आप ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये 1 ये पॉइंट ए आपके पास, इसी तरह ये 2 है और ये पॉइंट बी है। तो इसको यहाँ से इसके साथ मिला दें, ये कैपेसिटर C2 होगा और इसको इसके साथ मिला दें और इधर ये कैपेसिटर C1 होगा। ठीक है, ये आपके पास फिगर 1B है, ये ब्लॉक डायग्राम है ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है जी, तो ये दोनों फिगर्स जो हैं वो हमने ड्रा करके देख ली। मैंने सर्किट डायग्राम जो है वो भी ड्रा कर दी है और जो ब्लॉक डायग्राम है उसको भी ड्रा कर दिया। नाउ अब हमने जो है इसका ऑपरेशन उसको स्टडी करना है। तो देखते हैं फिर ऑपरेशन को। तो जब पावर जो है हम अप्लाई करते हैं सर्किट को, व्हेन द पावर इज अप्लाइड टू द सर्किट। ठीक है, जब पावर जो है वो अप्लाई की जाती है तो सर्किट को, तो वन स्टार्ट ट्रांजिस्टर विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो एक ट्रांजिस्टर जो है, द वन ट्रांजिस्टर विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर जाता है बिफोर द अदर, ड्यू टू द component of tolerance जो कंपोनेंट है टॉलरेंस का, उसकी वजह से, एंड अनमैच्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अनमैच्ड characteristics of transistors। ठीक है, तो जब आप पावर सर्किट को अप्लाई करते हैं
तो जब हम पावर जो है वो ट्रांजिस्टर को देते हैं तो पावर के पावर के देने की वजह से एक ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है और दूसरे ट्रांजिस्टर से, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं टॉलरेंस के और दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं वो भी आपने अप्लाई किए हुए हैं, यानी कि जिनमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो लगी हुई हैं। ठीक है, जिनके अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो लगी हुई हैं। तो एक जो ट्रांजिस्टर है वो पहले चार्ज हो जाता है दूसरे ट्रांजिस्टर के मुकाबले। तो नाउ अब सपोज करें कि जो Q1 है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है पहले, तो सपोज करें दैट Q1 starts conducting first, Q1 जो है वो पहले कंडक्टिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। पहले यानी कि Q1 की कंडक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जो फीडबैक सिस्टम है वो इस तरह है कि जो Q1 है उसको ड्राइव किया जाता है सैचुरेशन रीजन के अंदर और Q2 जो है उसको कट ऑफ किया जाता है। ठीक है, द फीडबैक सिस्टम इज सच दैट, यानी कि इसके अंदर जो फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, वो कुछ इस तरह है। Q1 will be very rapidly driven into the saturation. Q1 will be very rapidly driven into the saturation. तो Q1 को बड़ी तेज़ी से वो सैचुरेशन रीजन की तरफ जो है वो ड्राइव कर देता है, सैचुरेशन रीजन की तरफ ले जाता है। यानी कि Q1 सैचुरेशन रीजन में जाने का मतलब है कि Q1 जो है उसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया एंड Q2 टू कट ऑफ एंड Q2 टू कट ऑफ, यानी कि Q2 ऑफ हो जाता है इस फीडबैक सिस्टम की वजह से और जो Q1 है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। अब जो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो यहाँ पर अकर करेंगे। तो मैं ये अब डायग्राम मिटा देता हूँ, ये आपने बना ली होगी। अब जो इवेंट्स अकर करेंगे यानी कि जो पूरा ऑपरेशन अकर करेगा, तो द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर तो अब जो इवेंट्स हैं जो अकर करेंगे उसमें तो जस्ट बिफोर
Q1 went into the saturation, यानी कि जो ही Q1 जो है वो सैचुरेशन के अंदर जाता है, द पॉइंट ए इज़ एट ए पोटेंशियल VCC। तो जो पॉइंट ए है वो पोटेंशियल VCC के ऊपर होता है। द पॉइंट ए इज़ एट पोटेंशियल VCC। अच्छा, मैंने शायद वो फिगर के अंदर जो टॉप वाली साइड थी, जिस तरह पिछलों में हमने बनाया था, इस तरह करके जो ऊपर वाला हिस्सा था वहाँ पर यूँ ही आपने एक बैटरी प्लस VCC लगा देनी है। ये मैं शायद भूल गया हूँ फिगर के अंदर। तो जो फिगर 1A है उसके अंदर जो टॉप है उसके ऊपर ये आपने बैटरी जो है वो लगा देनी है प्लस VCC। ठीक है जी। तो जस्ट बिफोर Q1 went into the saturation, the point A is at potential VCC। तो पॉइंट A जो है वो पोटेंशियल VCC के ऊपर आ जाता है। तो जब Q1 goes into saturation, तो when Q1 goes into the saturation, तो जब Q1 जो है वो सैचुरेशन के अंदर जाता है, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए फॉल्स। तो जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए फॉल्स। तो जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वो गिर जाता है, वो फॉल करता है। तो अब ये जो सडन चेंज है ऑफ वोल्टेज एट पॉइंट ए, दिस सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एट पॉइंट ए, यानी कि ये जो एकदम पोटेंशियल फॉल डाउन कर रहा है, गिर रहा है पॉइंट ए के ऊपर, ये एक सडन चेंज है पोटेंशियल की, appears to the capacitor C1, appears to the capacitor C1। तो अगर आप देखें तो ये कैपेसिटर C1 ही जो है वो पॉइंट ए के साथ लगा हुआ है। अगर आप अपनी फिगर को रिकॉल करें तो ये पोटेंशियल C1 जो पोटेंशियल एट ए है वो अपीयर होता है कैपेसिटर C1 के ऊपर। अब ये जो सडन फॉल है वोल्टेज का, दिस सडन फॉल of the voltage at point A is communicated इसको कम्युनिकेट किया जाता है टू द बेस ऑफ Q2, ट्रांजिस्टर Q2 की बेस पर, पुशिंग इट टूवर्ड टू द कट ऑफ, पुशिंग इट टू द कट ऑफ। यानी कि ये लो पोटेंशियल Q2 की बेस को देते हैं और इस लो पोटेंशियल की वजह से जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो कट ऑफ की तरफ चला जाता है, कट ऑफ हो जाता है, यानी कि कंडक्ट करना छोड़ देता है। तो लिहाजा इस इंस्टेंट के ऊपर, हैंस एट दिस इंस्टेंट, तो लिहाजा इस इंस्टेंट के ऊपर Q1 इज इन सैचुरेशन, Q1 जो है वो सैचुरेशन के अंदर है एंड Q2 इज कट ऑफ, एंड Q2 इज कट ऑफ, दैट इज Q1 is on
एंड Q2 इज़ ऑफ। इसका मतलब है कि Q1 ऑन है, सैचुरेशन में होगा तो Q1 ऑन है और Q2 जो है वो ऑफ है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्शन जो है कैपेसिटर C1 का। एक्शन ऑफ कैपेसिटर C1, ये जो कैपेसिटर आपका लगा हुआ है C1 पॉइंट A के साथ, इसका एक्शन जो है, तो जो कैपेसिटर C1 है, द कैपेसिटर C1 एट दिस इंस्टेंट इज चार्ज्ड। तो कैपेसिटर C1 जो है ये इस इंस्टेंट के ऊपर चार्ज होता है टू VCC तक, यानी कि जो बैटरी कलेक्टर के साथ लगी हुई है दोनों ट्रांजिस्टर्स की VCC, उस तक ये चार्ज होता है। अब जो है कैपेसिटर C1 जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। नाउ द कैपेसिटर C1 स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। अब कैपेसिटर C1 जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है एंड ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग, और ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। एंड द ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग। जाहिर बात जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, पहले वो चार्ज हुआ है, जब वो डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होने के बाद वो कैपेसिटर जो है वो ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा। अब इसलिए क्योंकि चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो वो ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगा, और जब वो चार्ज जो है वो ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगा तो ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि ट्रांजिस्टर की कंडक्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर को करंट मिलनी जो है वो शुरू हो जाएगी जब कैपेसिटर C1 जो है वो डिस्चार्ज करेगा, यानी कि जो आपका ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब जो वोल्टेज है एट B, देयरफॉर द वोल्टेज एट पॉइंट B, तो अब जो वोल्टेज है आपके पास पॉइंट B के ऊपर फॉल करता है। दिस लो पोटेंशियल, अब ये जो लो पोटेंशियल है जो पॉइंट B के ऊपर फॉल कर रहा है, इस कम्युनिकेटेड टू द बेस, इस कम्युनिकेटेड टू द बेस ऑफ Q1। ये जो बेस है Q1 की उसको दिया जाता है वाया C2, कैपेसिटर C2 से, वाया C2 पुशिंग इट टूवर्ड्स कट ऑफ, इसको कट ऑफ की तरफ लेके जाने के लिए, पुशिंग इट टूवर्ड्स कट ऑफ, यानी कि ये ऑफ हो जाए और कंडक्ट करना जो है वो छोड़ दे। ठीक है, कैपेसिटर C2 से, ये जो लो पोटेंशियल B के ऊपर है, ये कैपेसिटर C2 से कम्युनिकेट होता है Q1 की बेस को, और उसकी वजह से Q1 जो है वो कट ऑफ मोड के अंदर
चला जाता है। तो ये जो चेन ऑफ एक्शन है ये एंड करता है डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट मुझे कॉल आ गई, मैं सुन लूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भाई बात कौन? हाँ शायद 12 के बाद जाऊँगा। क्यों, कहिए। अच्छा ठीक है, मैं ठीक ओके। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा जी, अब जो आपके पास ये चेन ऑफ एक्शन है, दिस चेन ऑफ एक्शन एंड्स, यानी कि ये पूरा जो प्रोसेस जिसमें Q1 ऑन Q2 ऑफ होता है, ये जब एंड होता है तो विद Q1 कट ऑफ, विद Q1 cut off and Q2 is conducting, और Q2 जो है वो कंडक्ट कर रहा था। Q1 जो है वो ऑफ हो जाता है और Q2 कंडक्ट कर रहा होता है इन सैचुरेशन। सैचुरेशन कहते हैं, यानी कि दैट इज Q1 ऑफ एंड Q2 ऑन। ये इसका रिजल्ट है पूरे प्रोसेस का कि Q1 ऑफ होता है और Q2 जो है वो ऑन होता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस एंड होता है। अब जब Q1 ऑफ है with Q1 off, यानी कि ट्रांजिस्टर Q1 जो ऑफ है, the potential at point A, the potential at point A will increase। तो पोटेंशियल जो है पॉइंट A के ऊपर वो इंक्रीज होगा। This high potential is communicated to the base of Q2. This high potential is communicated to the base of Q2,
तो ये हाई पोटेंशियल जो ए के ऊपर है, इसको अब Q2 की बेस की तरफ कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू C1, कैपेसिटर C1 से, थ्रू C1 कैपेसिटर C1 के लिए पुशिंग इट टुवर्ड द सैचुरेशन रीजन, पुशिंग इट टुवर्ड्स द सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन ताकि Q2 जो है वो ऑन हो जाए। हार्डर, ज़्यादा तेज़ी के साथ। अब पोटेंशियल जो है विद Q2 ऑन, अगर Q2 जो है वो ऑन हो, विद Q2 इज ऑन, यानी कि अगर Q2 जो है वो ऑन है, तो जब Q2 ऑन हो जाएगा तो जो पोटेंशियल है एट पॉइंट बी विल फॉल, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल फॉल। तो जो पोटेंशियल है पॉइंट बी के ऊपर वो फॉल कर जाएगा। अब ये लो पोटेंशियल जो है इसको कम्युनिकेट करेंगे टू द बेस ऑफ Q1। दिस लो पोटेंशियल is communicated to the base of Q1। अब ये लो पोटेंशियल जो है, ये जो बेस है Q1 की, उसकी तरफ कम्युनिकेट किया जाएगा, पुशिंग इट टुवर्ड्स कट ऑफ हार्डर, पुशिंग इट टुवर्ड्स कट ऑफ हार्डर। जो इसको कट ऑफ करेगा हार्डर, यानी कि इस पर सैचुरेशन से निकाल कर इसको कट ऑफ मोड में ले जाएगा, यानी कि जहाँ पर ये कंडक्ट नहीं करेगा। अब इसका मतलब है कि Q1 जो है वो रिमेन ऑफ है और Q2 जो है वो रिमेन ऑन है। तो Q1 रिमेन्स ऑफ और Q2 रिमेन्स ऑन। Q1 ऑफ है और Q2 जो है वो ऑन है। अब वो टाइम के जिसके लिए Q1 जो है वो ऑफ रहता है, द टाइम फॉर विच Q1 रिमेन्स ऑफ। अब वो टाइम जिसके लिए Q1 जो है वो ऑफ रहता है एंड Q2 रिमेन्स ऑन एंड Q2 रिमेन्स ऑन, डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है अपॉन द टाइम कांस्टेंट C1 R1। इस काम टा कांस्टेंट C1 और R1 के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए Q1 जो है वो ऑफ रहता है और कितनी देर के लिए Q1 जो है
Q2 जो है वो ऑन रहता है। तो वो ये इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, C1 R1, यानी कैपेसिटर C1 और R1। ठीक है जी, ये C1 और R1 के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब immediately after Q2 is brought into the saturation, immediately after Q2 is brought into the saturation, यानी कि जो ही आप Q2 को सैचुरेशन के अंदर लेके आते हैं, द कैपेसिटर C2 स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, द कैपेसिटर C2 स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर C2 जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। एंड होल प्रोसेस इज रिपीटेड लाइक अबव, एंड होल process is repeated like above। तो पूरा प्रोसेस उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर मेंशन किया है, Q2 ऑफ, Q1 ऑफ, Q2 ऑन, Q1 ऑफ, वो सारा रिपीट होगा। एंड वी गेट द रिजल्ट, एंड वी गेट द रिज़ल्ट दैट। तो यहाँ पर आप जो है इधर इस पर क्या लिख सकते हैं कि एक्शन ऑफ कैपेसिटर C2 इसके ऊपर, जहाँ से मैंने शुरू किया ना, इसके नीचे ऊपर हेडिंग ये दे दें, इमीडिएटली Q2 इज़ ब्रॉट इनटू द सैचुरेशन। तो कैपेसिटर C2 जो है, पहले कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज कर रहा था, अब कैपेसिटर C2 डिस्चार्ज करेगा। तो रिजल्ट क्या है कि Q1 इज ऑन एंड Q2 इज ऑफ। अब ये रिजल्ट उसके उल्ट जाएगा, क्योंकि पहले में था Q1 ऑन ऑफ था और Q2 ऑन था। तो कैपेसिटर C2 जब डिस्चार्ज करेगा तो ये रिज़ल्ट चेंज होगा, बाकी सारा वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया, लिखवाया आपको। अब इस केस के अंदर इन दिस केस, अब ये जो केस है इसके अंदर the time for which Q1 remain on and the Q2 remain off, और वो टाइम कि जिसके लिए Q1 जो है वो ऑन रहता है और जो Q2 है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है जी। तो वो टाइम कांस्टेंट जो है डिपेंड्स अपॉन द टाइम कांस्टेंट
C2R2। तो ये डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट C2R2 के ऊपर। तो ऑफ टाइम जो है 9 ऑफ टाइम फॉर Q1, अब जो ऑफ टाइम है Q1 के लिए दैट इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 69 C1R1। इसको आप कह लें, हम कह लेते हैं, चलो T1 ही रहने दें, T1 ही कह लें, 69 C1R1। और ऑफ टाइम फॉर Q2 T2 इज इक्वल टू 69 C2R2। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है टाइम कांस्टेंट्स T1 और T2 जो हैं वो आ जाएंगे। अब जो टोटल टाइम पीरियड है फॉर वेव, नाउ द टोटल टाइम पीरियड फॉर द वेव। अब वेव के लिए जो टोटल टाइम पीरियड है T is equal to T1 plus T2 and that is equal to 69 C1R1 plus 69 C2R2। तो यहाँ से 69 को कॉमन अगर निकाल लें तो C1R1 plus C2R2। ये टोटल टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम ये कंडीशन लें कि इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R एंड C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, तो फिर हमारे पास T जो है ये 0.69 है, इसको 0.69 कर लें, ये भी 0.69 0.69 और इधर भी 0.69। तो फिर T जो है हमारे पास वो 0.69 RC प्लस RC के बराबर आ जाएगा और ये आ जाएगा T 0.69 2RC। तो ये आ जाएगा आपके पास T इज इक्वल टू 1.39 RC। ठीक है जी, ये टोटल टाइम जो है वो निकल आएगा। अब आपने अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू 1/T, दैट इज इक्वल टू 1/1.38 है, ये 1.38 CR। तो F जो है दैट इज विल बी इक्वल टू 0.72 CR, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इस स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की निकल आएगी। अब लास्ट के ऊपर जो है वो रह गया इसका जो वेव फॉर्म है। ठीक है जी, इसकी वेव फॉर्म जो है वो हमने ज़रा ड्रा करनी है, तो वो देखते हैं वेव फॉर्म को।
तो वेव फॉर्म ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब हर ट्रांजिस्टर जो है, हर ट्रांजिस्टर जो है इज ड्रिवन अल्टरनेटिवली, यानी कि बार बार इनटू कट ऑफ एंड सैचुरेशन। ठीक है, कभी वो कट ऑफ में जाता है और कभी वो सैचुरेशन के अंदर जाता है। तो अब जो वोल्टेज वेव फॉर्म है, किसी भी कलेक्टर की द वोल्टेज वेव फॉर्म, यानी कि दो कलेक्टर हैं, किसी भी कलेक्टर की जो है, दो ट्रांजिस्टर का दो कलेक्टर हैं, ऑफ आइदर कलेक्टर, ठीक है जी, किसी भी कलेक्टर की जो वेव फॉर्म है इज essentially a square wave। तो वो कौन सी वेव फॉर्म है? वो स्क्वायर वेव है। तो इट शुड बी नोटेड। तो यहाँ पर हम ये नोट करते हैं कि वोल्टेज ऑफ Q1 एंड Q2, वोल्टेजेस ऑफ Q1 एंड Q2, यानी कि जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के वोल्टेजेस हैं, यानी कि वोल्टेजेस एट पॉइंट ए एंड बी, वोल्टेजेस एट पॉइंट ए एंड बी, जो वोल्टेजेस हैं आपके पास पॉइंट ए और बी, डू नॉट रीच द मैक्सिमम वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं जाते एब्रप्टली। ठीक है, एब्रप्टली नहीं जाते वो मैक्सिमम वैल्यूज़ की तरफ। तो जो ट्राइएंगुलर बेस वोल्टेज है, द ट्राइएंगुलर बेस वोल्टेज waveforms describes the charging and discharging of the capacitor। Describe the charging and discharging of the capacitor। तो वो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को डिस्क्राइब करेंगे, जो ट्राइएंगुलर वेव फॉर्म होगी। अब जो VB1 है वोल्टेज, VBE1 is complementary to VBE2, यानी कि जो ट्रांजिस्टर 1 का वोल्टेज VB1 है वो कंप्लीमेंट्री है टू VBE2, यानी कि आप इन दोनों को आपस में कंपेयर जो है वो कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन जो है उसको करके देख सकते हैं। तो
तो अब मैं यहाँ पर ये फिगर ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये अब मैं मिटा देता हूँ और इधर फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ। ये एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है जी। ये फिगर 1C है, वे फॉर्म ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो पहले नंबर पर आप देखें कि हमारे पास जो है ये इस जगह पर ये टाइम T1 आ जाएगा और इस तरह लाइन आ जाएगी और इधर से ये यूं जाएगा और यहाँ से ये यूं जाएगा, ठीक है। इधर ये 0 और ये डॉटेड लाइन ये ऐसे जाएगा, ये डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है जी। इसके नीचे ये VBE 1 है, ठीक है। इसका कह दें ये A है। अब इधर ये एक डॉटेड लाइन है और यहाँ पर भी यार इसको कह दें आप ये B है तो ये प्लस VCC है। तो यहाँ पर भी एक ये डॉटेड लाइन यूँ आ जाएगी। उसके बाद मैं ये ज़रा इसको बॉक्स बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा बॉक्स अब बड़ा कर रहे हैं। तो इधर आप फिर दोबारा जो है हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि ये डॉटेड लाइन है और इस डॉटेड लाइन के ऊपर ये यहाँ पर और इसके ऊपर भी ये VBE2 है। और यहाँ से ये T2 है और ये ऐसे आ रहा है और ये यूँ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जो डॉटेड लाइन है ये भी ऐसे ऊपर जा रही,
यहाँ से एक और ये डॉटेड लाइन जो है वो पास करेगी। इधर से इसको इसके साथ मिला। ठीक है जी, इसके नीचे अब ये VBE2 है। अब इसके नीचे यहाँ से ये आ जाएगा और इधर से ये भी डॉटेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगी और ये प्लस VCC हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म है ऑफ फिगर 1C ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये C1 R1 टाइम कांस्टेंट का पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर ये जो है ये भी इधर इसके साथ मिलेगा। तो ये जो T2 है ये C2 R2 का पॉइंट है। तो ये स्क्वायर वेव जो है ये आपके पास आ रही है इन द केस ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है जी, अब ये मैंने जो मल्टी वाइब्रेटर्स हैं इनको कंप्लीट कर दी है। आपको तीनों मल्टी वाइब्रेटर जो हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को। ठीक है, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये चैप्टर जो है इसको स्टार्ट करूँगा। तो ये आपका जो अब ऑसिलेटर्स और मल्टी वाइब्रेटर्स वाला चैप्टर जो है ये एंड हो गया। ठीक है, ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर वाला चैप्टर एंड हो गया। अब आगे जो है वो हम शुरू करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्टडी करेंगे। ये अब जो है ये चैप्टर ये फिनिश हो गया है ऑसिलेटर्स और मल्टी वाइब्रेटर्स वाला। ठीक है, तो इधर मैं ये इस लेक्चर को